Hello friends, today we will discuss about English literature's MCQ type questions for UGC NET, SLET, PhD, UG, PG, PGT एग्ज़ाम्स also। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज रिस्टोर्ड इन 1660? 1660 में क्या रिस्टोर हुआ था? तो द मोनार्क इन द पर्सन ऑफ चार्ल्स सेकंड, ये इंग्लैंड की बात हो रही है, अभी इंग्लैंड में ये रिस्टोर हुआ था। स्टूडेंट से हम ये जानते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, उसमें ये बहुत ज़रूरी है इंग्लैंड की हिस्ट्री, क्योंकि इसके साथ साथ ही लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्ट्रम सैंडी? ट्रिस्ट्रम सैंडी एक पिकार्स्क नॉवल है, वो किसका लिखा हुआ है? ए नॉवल दैट अमेंडन्स क्लॉक टाइम फॉर साइकोलॉजिकल टाइम। तो ये एक नॉवल है लॉरेंस टर्न का नॉवल है। जान लेते हैं ये क्या था। लॉरेंस टर्न 1713 टू 1768 वाज एन एंग्लो आयरिश नॉवलिस्ट। ठीक है, ये एंग्लो आयरिश नॉवलिस्ट था। हु रोट द नॉवल द लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्टम सैंडी, ए जेंटलमैन एंड ए सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली। तो उसकी एक जर्नी थी फ्रांस एंड इटली, उसका ही एक नॉवल बनाया हुआ है। तो फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉरेंस डन का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जॉन डन इज इन सम सेंस द ओरिजिनेटर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। ये सही बात है कि मेटाफिजिकल पोइट्री का ओरिजिनेटर था, क्योंकि मेटाफिजिकल पोइट्री में कंसीट और मेटाफर बहुत ज़्यादा यूज हुए थे। बट हु इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द फाउंडिंग ऑफ नियो क्लासिकल पोइट्री? जॉन डन तो मेटाफिजिकल पोइट्री का था। अब पूछा ये है कि क्लोजली एसोसिएटेड कौन है नियो क्लासिकल पोइट्री को फाउंड करने में, उसको बनाने में, इस्टेब्लिश करने में? तो इसमें बेन जॉनसन था। ठीक है, इसकी कॉमेडी जब वो बड़ी फेमस थी। जॉन डन अलोंग विद सिमिलर बट डिस्टिंक्ट पोइट्स सच एज हर्बर्ट, हेनरी मॉर्वेल, हेनरी वॉन डिवेल्प्ड ए पोएटिक स्टाइल। ये इन्होंने एक पोएटिक स्टाइल का जिसमें कंसीट वगैरह थी उसको डेवलप किया था। और बेंजामिन जॉनसन वाज एन इंग्लिश प्ले राइट एंड पोइट। जॉनसन्स आर्टिस्ट्री एक्सर्टेड ए लास्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश पोइट्री एंड स्टेज कॉमेडी। जो मैंने बताया था कि एक कॉमेडियन था, ग्रेट है। इसकी जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है वो बड़ी फेमस हुई थी। एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर एंड एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इन विच वर्ड डू यू रीड थिंग्स फॉल अपार्ट? थिंग्स फॉल अपार्ट चिनुआ अचेबे की जो जापानीज राइटर था उसकी एक बुक का नाम है। तो ये जो थिंग्स फॉल अपार्ट है ये कहाँ से लिया गया है? द सेंटर कैन नॉट होल्ड। तो ये एक पोइम है द सेकंड कमिंग, और ये लिखी गई है डब्ल्यू वीट्स की 1919 में। द सेकंड कमिंग इज ए पोइम रिटन बाय आयरिश पोइट डब्ल्यू वीट्स, विलियम बटलर यीट्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसका पूरा नाम विलियम बटलर यीट्स है। वायलेंस, प्रोफेसी एंड मीनिंगलेसनेस आर द मेजर थीम्स फोरग्राउंडेड इन दिस पोइम। इस पोइम में ये चीज़ें सेकंड कमिंग में आई गई हैं। बहुत ही फेमस पोइम है फ्रेंड्स ये जॉन डब्ल्यू वीट्स की सेकंड कमिंग। When the parliament controlled by प्यूरिटन्स में जॉन मिल्टन को हम काउंट करते हैं। ठीक है, जॉन मिल्टन की गिनती आती है इसमें। टुक पावर इन इंग्लैंड, वन ऑफ द एक्ट्स दैट ग्रेटली इन्फ्लुएंस लिटरेचर ऑफ द टाइम वॉज। एक एक्ट था जिसने इसको इंग्लिश लिटरेचर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था, तो वो था क्लोजिंग ऑफ थिएटर्स। तो थिएटर्स को क्लोज कर दिया गया था इंग्लैंड में जब प्यूरिटन्स पावर में आए थे। ये था 1642, जस्ट आफ्टर द फर्स्ट इंग्लिश सिविल वॉर हैज बिगन। द पार्लियामेंट ऑर्डर द क्लोजर ऑफ लंदन थिएटर्स। थिएटर्स वर क्लोज ड्यू टू प्रिवेंट पब्लिक डिसऑर्डर। पब्लिक डिसऑर्डर को सही करने के लिए, मतलब उसको डिसऑर्डर है ना, उसको ऑर्डर में लाने के लिए, उसको डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए। एंड रिमेन क्लोज फॉर 18 ईयर्स, और लगभग 18 ईयर तक लोग क्लोज रहे थे। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, व्हाट इज शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले? शेक्सपियर का सबसे लॉन्ग प्ले कौन सा है? तो ये है फ्रेंड हैमलेट है। ठीक है, अब जान लेते हैं, शेक्सपियर वॉज एन इंग्लिश प्ले राइट, ए पोइट एंड एक्टर। ही इज वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज
एंड द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। शेक्सपियर को ड्रामेटिस्ट कहा जाता है क्योंकि इसने लगभग 37 प्लेज कंपोज किए हैं, और इसको ह्यूमन नेचर का एक्सपर्ट बोला जाता है क्योंकि इसके प्ले में ह्यूमन नेचर बहुत ज़्यादा शो किया गया। ही इज़ ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड नेशनल पोइट एंड द बार्ड ऑफ एवान, जहाँ पे इसकी पैदाइश हुई थी। द लॉन्गेस्ट ऑफ 37 प्लेज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर 1604 to 1606 था, इज हेमलेट। हेमलेट की रचना हुई थी 1604 में, कंप्राइजिंग 4042 लाइन्स एंड 29,551 वर्ड्स, ये इसकी कंपोजिशन है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द मोस्ट पॉपुलर रोमांटिक पोइटिक फॉर्म। रोमांटिक पोइटिक फॉर्म क्या बनी थी? फॉलोइंग ऑन वर्ड्सवर्थ क्लेम दैट पोइटिक इंस्पिरेशन इज कंटेन्ड within the inner feelings of the individual poet as the spontaneous overflow of powerful feelings। तो ये जो पोइट्री की डेफिनेशन है ये हमें मिलती है लिरिकल बैलाड्स में, ठीक है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स में, जिसकी पब्लिकेशन हुई थी 1798 में, और ये एक जॉइंट वर्क था वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज का, ठीक है फ्रेंड। तो ये कॉमन फॉर्म थी लिरिकल पोइट्री, ठीक है। उस टाइम लिरिकल पोइट्री फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से कंपोज की गई थी। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं, द क्राइसिस ओवर द एक्सक्लूजन बिल। एक एक्सक्लूजन बिल था इंग्लैंड की हिस्ट्री में, इफेक्टिवली डिवाइडेड द कंट्री इनटू विच टू पॉलिटिकल पार्टीज। इंग्लैंड में दो ही पार्टीज थी उस टाइम में जब राजतंत्र था, तो वो थी टोरीज एंड द विग्स, ठीक है फ्रेंड। The exclusion bill crisis ran from 1679 to 1681 in the reign of King Charles II of England, Scotland and Ireland। तो ये इन तीनों का राजा था और इसके कार्यकाल में ये एक घटना हुई थी, ठीक है, और इसमें दो पार्टीज थी। Why didn't Alexander Pope attend an English university? उसने इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी को अटेंड क्यों नहीं की? जो क्योंकि उसको फॉरबिड कर दिया गया था। ही वॉज ए कैथोलिक एंड देयर फॉर फॉरबिडन फ्रॉम अटेंडिंग। वो एक कैथोलिक था और उसकी वजह से, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, फॉरबिड कर दिया गया था क्योंकि वो एक कैथोलिक था। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन फीचर ऑफ न्यू क्लासिकल पोइट्री। यहाँ पे हम देखना है कि नोट एक कॉमन फीचर है, मतलब ये फीचर तो हो सकते हैं लेकिन एक कॉमन फीचर नहीं है, ये पूछा है। इमिटेशन ऑफ क्लासिकल फॉर्म्स एंड इल्यूजन टू माइथोलॉजी, ये तो था, उनमें इमिटेशन की थी उन लोगों ने। एन एफर्ट टू रिप्रेजेंट ह्यूमन नेचर, ये भी था, ठीक है, ये कॉमन थी। फंटास्टिक कंपेरिजन्स, ये भी था, लेकिन ये कॉमन नहीं था, ये इन्होंने पहली बार किया था और ये यूनिक था। राइम्ड कपलेट, ठीक है, तो कपलेट का मास्टर कहा जाता है अलेक्जेंडर पोप को, इसकी पोइट्री को, ठीक है। तो ये न्यू क्लासिकल पोइट्री में एक स्पेशल फीचर थी। नेक्स्ट बात करते हैं, हु बिगेन द ट्रेडिशन ऑफ रिवेंज प्ले। रिवेंज प्ले एक प्ले का टाइप था, इसका ट्रेडिशन किसने शुरू किया था? तो फ्रेंड्स, इसका किया था थॉमस किड ने। इसने एक बुक लिखी थी, इसका नाम था द स्पेनिश ट्रेजेडी, और ये पहली बुक थी ट्रेजेडी के ऊपर जिसमें रिवेंज ट्रेजेडी था, प्ले दैट टेक्स रिवेंज। तो ये ऐसा था। इस जो ये जॉनर है, इस जॉनर में बहुत सारे प्लेज लिखे गए हैं। आप उसमें हेमलेट भी देख सकते हो, हेमलेट में ये है क्योंकि वो रिवेंज लेने की पूरी ट्राई करता है। और द डचेस ऑफ मल्फी जॉन वेबस्टर की है, जॉन वेबस्टर की डचेस ऑफ मल्फी, ये भी एक फेमस बुक है और ये भी रिवेंज ट्रेडिशन में है। एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा। और थॉमस किड वो 15 सेंचुरी के आसपास था, 15वीं शताब्दी का। द रिवेंज ड्रामा ड्राइव्ड ओरिजिनली फ्रॉम द रोमन ट्रेजेडी शिनाका। शिनाका एक रोमन ट्रेजेडी राइटर था, उसकी ट्रेजेडी जो ना वहाँ से थीम ली गई थी, रिवेंज ट्रेजेडी का ट्रेडिशन वहाँ से चला। वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन द इंग्लिश स्टेज बाय थॉमस किड विद द स्पेनिश ट्रेजेडी। तो इंग्लिश स्टेज में इंग्लैंड में इसको पॉपुलर किया थॉमस किड ने, और इन्होंने ये बुक द स्पेनिश ट्रेजेडी पब्लिश की।
नेक्स्ट अपनी बात करते हैं, पोप मेड मनी बाय सेलिंग सब्सक्रिप्शन टू हिज ट्रांसलेशन ऑफ द क्लासिकल वर्क। पोप ने शुरू शुरू में जब पैसे बनाए थे इनिशियल स्टेज में, तो वो अपने सब्सक्रिप्शन सेलिंग करके करता था। वो ट्रांसलेशन थी, तो वो ट्रांसलेशन थी इलियाड की। Alexander Pope 1688 to 1744 was an English poet, translator and statist of the Dunciad and essay on criticism and for his translation of Homer. होमर के कुछ वर्क्स इसने ट्रांसलेट किए थे और उससे उसने कुछ इनिशियल अर्निंग की थी। डनशियड और एसे ऑन क्रिटिसिज्म ये उसकी हिस्टेरिकल वर्क है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट अपने बात करते हैं, In which work do you read, That's my last duchess painted on the wall looking as if she were alive? कौन सी पोइम में आपको ये लाइन मिलती है, डेथ इज माई लास्ट डचेस? तो ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक पोइम है और उसका नाम है माई लास्ट डचेस। ठीक है, ये रहा उसका नाम, माई लास्ट डचेस। इसमें हमें स्टोरी मिलती है माई लास्ट डचेस की। इसमें एक ड्यूक है, ठीक है, और एक डचेस है। अब ड्यूक क्या करता है, इसका मर्डर करवा देता है क्योंकि ये सिंपल नेचर की थी और इसको सिंपल नेचर पसंद नहीं था। अब उसकी पेंटिंग है दीवार पे, वॉल पे, और उस पेंटिंग को ये दिखा रहा है किसी इनवॉय को, किसी मैसेंजर को। उसको बोलता है दैट इज माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव और कॉल। और ये स्टोरी थी। और ये माई लास्ट डचेस है ना, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। और ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है सिंगल पर्सन कन्वर्सेशन एड्रेस्ड टू ए साइलेंट लिसनर इन ए ड्रामेटिक फॉर्म। मोनो प्लस लॉग, इसका मतलब होता है सिंगल पर्सन कन्वर्सेशन। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग को फ्रेंड्स से मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग्स कहा जाता है। ये बहुत बार पूछा गया। रॉबर्ट ब्राउनिंग एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का हस्बैंड था। रॉबर्ट ब्राउनिंग एक फेमस पोइट नहीं था, लेकिन इसने उस एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग से इलोप करके भागकर शादी की थी और इसकी वजह से ये फेमस हो गया, क्योंकि ये पहले से ही फेमस थी। विच बुक वॉज नॉट रिटन बाय जेन ऑस्टिन? जेन ऑस्टिन के द्वारा कौन सी बुक नहीं लिखी गई है? तो सेंस एंड सस्पेंसिबिलिटी ये नहीं लिखी गई, क्योंकि सेंस एंड सेंसिबिलिटी है उसका नाम। ये देखो, ईमा, प्राइड एंड प्रेजुडिस, मैन्सफील्ड पार्क, ये तीनों ही लिखी गई हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है सेंस एंड सेंसिबिलिटी पे। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, रोमांटिक पोइट्री अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड यूजेस डिस्क्रिप्शंस ऑफ नेचर। नेचर का यूज करते थे। यहाँ पे पूछा गया है कि किस चीज़ को, टू डिपिक्ट ए मेटाफिजिकल कंसीट नेचर बाय एंडोइंग, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। एज ए मीन्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेट एंड डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन थिंकिंग, ये भी सही उसमें। सिम्बोलिकल टू सजेस्ट दैट नेचुरल ऑब्जेक्ट्स कॉरस्पॉन्ड्स टू इनर, ये भी सही है। ऑल द बॉयज का आंसर यही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू सैमुअल जॉनसन नो मैन बट ए ब्लॉक हैड एवर रोट एक्सेप्ट फॉर मनी। तो ये इसकी फेमस डेफिनेशन थी सैमुअल जॉनसन की मनी के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं, विच फ्रेज इंडिकेट्स द इंटीरियर फ्लो ऑफ थॉट्स। अब एम्प्लॉयड इन हाई मॉडर्न लिटरेचर, जो मॉडर्न लिटरेचर है उसमें एक इंटीरियर मोनोलॉग या जिसको बोलते हैं अपने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति चल रहा है और चलते चलते उसके मन में जो ख्याल आ रहे हैं उसको उसने पेन डाउन कर दिया, उसको राइट डाउन कर दिया, और इसी को इंटीरियर फ्लो बोलते हैं उस थॉट्स का। ठीक है, तो ये हेनरी जेम्स ने फेमस किया था। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज ए नैरेटिव स्टाइल दैट ट्राइज टू कैप्चर ए कैरेक्टर्स थॉट प्रोसेस इन रियलिस्टिक वे। उसकी जो थॉट प्रोसेस है उसको, द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय विलियम जेम्स था, साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स था, इन द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी इन 1893। तो फ्रेंड्स ये विलियम जेम्स था जिसकी बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, और ये यूज किया था इसमें। और आप अगर मिसिस डेलोवे देखोगे, मिसिस डेलोवे, तो आपको इसमें मिलेगी ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक मिलेगी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, व्हाट इवेंट अलाउड मेन स्ट्रीम थिएटर कंपनीज टू कमीशन and perform work that was politically, socially and sexually controversial without fear of censorship। तो हमने ये देखना है द अबोलिशन ऑफ द लॉर्ड चैम्बरलेन्स ऑफिस इन 1968 में। ये एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है मेन स्ट्रीम का थिएटर कंपनी का,
क्या चीज़ें उनको अलाउड की गई थी, ठीक है। और ये एक सेंसरशिप थी, तो ये पूछा गया था। तो इसका आंसर है 1968 का अबोलिशन ऑफ द लॉर्ड चैम्बरलेन्स ऑफिस था। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज बेस्ट करेक्टराइज द लेट 19th सेंचुरी एस्थेटिक मूवमेंट। इस मूवमेंट का करेक्टराइजेशन पूछा इसने। विच वाइडन द ब्रीच बिटवीन आर्टिस्ट्स एंड द रीडिंग पब्लिक शोविंग द सीड्स ऑफ मॉडर्निज्म, जिसमें मॉडर्निज्म के सीड्स शो किए थे। तो ये था आर्ट फॉर आर्ट्स से का, और ये एक है आर्टिस्ट का मूवमेंट था, एस्थेटिक मूवमेंट था, ठीक है। इसमें आपको जीडी रोसेटी वगैरह पोइट्स है उनको पढ़ने का मिलेगा। और इनको प्रेरणा मिली थी लास्ट सुपर मोनालिसा वगैरह जो राइटर थे, इनके जो पेंटर थे, लियोनार्डो दा विंसी का, लियोनार्डो दा विंसी वगैरह इनकी, और कुछ यूरोपियन पेंटर्स थे, उनके बारे में पढ़ने को मिलेगा आपको। हु रोट ए डायोस्टोपियन नॉवल 1984 है। तो ये एक 1984 नॉवल था, और शायद इसकी ये हुई थी 1948 के आसपास। पब्लिश 1948 हुआ था, लेकिन लिखा ये इस टाइम गया था शायद। तो ये एक नॉवल था जिसमें फोर इन विच न्यूज स्पीक डेमोन्स्ट्रेट द हाइटन्ड लिंग्विस्टिक्सल कॉन्शियसनेस ऑफ मॉडर्निस्ट राइटर। तो ये मॉडर्निस्ट राइटर का एक लिखने का बड़ा ही अजीब तरीका था, जिसको डायोस्टोपियन नॉवल बोला गया था। तो ये जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था, ठीक है फ्रेंड्स। हैं और नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ डिड वन क्रिटिक सम अप सैमुअल बकेट्स वेटिंग फॉर गोडोट। तो वेटिंग फॉर गोडोट एक नॉवल लिखा गया है, ये था सैमुअल बेकेट का। तो इसको किस रूप में क्रिटिक ने सम अप किया है, नथिंग हैपन्स ट्वाइस। तो ये जो नॉवल है, ये बुक है, ये आपने पढ़ने चाहिए, क्योंकि इसमें वो वेट करते हैं गॉड का आने के लिए। गॉड यहाँ पे सिंबॉलिकल है, गोडोट का मतलब गॉड है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं, विद विच इनॉर्मसली इन्फ्लुएंशियल पर्सपेक्टिव और प्रैक्टिस इज द अर्ली 20th सेंचुरी थिंकर सिगमंड फ्रॉड एसोसिएटेड। सिगमंड फ्रॉड एक लिटरेरी थियरिस्ट है 20th सेंचुरी के, अर्ली 20th के हैं। वो किस पर्सपेक्टिव से, प्रैक्टिस से एसोसिएटेड है। तो फ्रेंड्स ये थे साइको एनालिसिस में, ठीक है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं, विच थिंकर हैड ए मेजर इम्पैक्ट ऑन अर्ली 20th सेंचुरी राइटर्स हैं, लीडिंग देम टू री इमेजिन ह्यूमन आइडेंटिटी इन रेडिकली न्यू वेज। तो ये थे ऑल बट सी, मीन्स सिगमंड फ्रॉड और सर जेम्स फ्लेजर दोनों थे। इमैनुअल कांट इस सेंचुरी में नहीं थे जहाँ यहाँ जिक्र किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।